हेलो गाइस, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल। आज अपन बात करने वाले हैं कॉर्डेटा और नॉन कॉर्डेटा के कंप्लीट क्लासिफिकेशन के बारे में, जो कि स्टोरर एंड यूसिंगर के जंतु वर्गीकरण पर आधारित है। और उसके बाद अपन देखेंगे कि जो फाइलम प्रोटोजोआ है उसका किस प्रकार से इन्होंने क्लासिफिकेशन किया और उसके जनरल कैरेक्टर्स के बारे में भी अपन जानेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं इंट्रोडक्शन के बारे में। तो जो प्राणियों का वर्गीकरण है वो विभिन्न वैज्ञानिकों ने अलग अलग विधियों द्वारा किया है, परंतु इस सभी वर्गीकरण की प्रणाली कैरोलस लिनियस के प्राकृतिक वर्गीकरण पर आधारित है। स्टोरर और यूसिंगर के अनुसार जंतु जगत के वर्गीकरण में इन्होंने प्राणियों को दो उपजगतों में डिवाइड कर दिया। जैसा कि आप सभी जानते हो कि जो प्राणी हैं दो तरह के होते हैं, पहला सिंगल सेलुलर और दूसरा यूनिसेलुलर। तो जो स्टोरर एंड यूसिंगर थे उन्होंने इनको दो उपजगतों में डिवाइड किया, जिनमें से उन्होंने पहला रखा प्रोटोजोआ एंड दूसरा रखा मेटाजोआ। प्रोटोजोआ में इन्होंने सिंगल सेलुलर यानी कि एक कोश के जीव रखे और मेटाजोआ में बहुकोशिकीय जीव रखे। ठीक है, इसके आउटलाइन क्लासिफिकेशन को देखें तो जैसे एनिमल किंगडम था जंतु जगत, इनको इन्होंने दो अधजगत में डिवाइड कर दिया। इंफ्रा किंगडम में पहला प्रोटोजोआ और दूसरा मेटाजोआ। जो प्रोटोजोआ था उनमें इन्होंने उसको दो उपसंघ यानी कि सबफाइलम में डिवाइड किया। उसमें से पहला था प्लाज्मोड्रोमा एंड दूसरा था सीलोफोरा। इसी तरह जो मेटाजोअन थे उनको तीन अधजगत में डिवाइड किया, मीसोजोआ, पोएराजोआ और एंटेरोजोआ, जिसको अपन यूमेटोजोआ भी बोलते हैं। इस तरह जो मीसोजोआ था उसमें एक ही फाइलम था मीसोजोआ एंड पैराजोआ में इन्होंने एक ही फाइलम बनाया पोरिफेरा। एंड जो थर्ड फाइलम था उन्होंने इसमें बहुत सारे फाइलम रखे, जिनमें से पहला था सीलेंटेटा, टीनोफोरा, प्लेटी, हेलमिंथीज, एंटेरोप्रोप्टा से लेकर के हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा तक। इसका आउटलाइन क्लासिफिकेशन है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, समझ सकते हो। जैसा कि हम बता रहे हैं कि जो प्रोटोजोआ था उसमें एक कोश के जीव में रखे इन्होंने, और जो मेटाजोआ था उनमें बहुकोश के जीव रखे। बात करते हैं अपन सबसे पहले प्रोटोजोआ की। तो जो इंफ्राकिंगडम प्रोटोजोआ था उनमें एक कोश के जीव यानी कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को रखा, और इनका जो जीव द्रव्य स्तर के जंतु थे जैसे कि अमीबा है, प्लाज्मोडियम है आदि है। उपजगत प्रोटोजोआ में आने वाले प्राणियों में परस्पर अधिक समानता होने के कारण इन्हें केवल एक ही संघ प्रोटोजोआ में रखा जाता है, यानी कि जिस संघ में जितने भी एनिमल आते हैं उनमें ज्यादातर समानता होने की वजह से इनको एक ही फाइलम प्रोटोजोआ में रखा। तो जो प्रोटोजोआ संघ के जो जीव थे उनका जो सबसे पहले जो अध्ययन था एंटोनी वन लीeuwenhoek नामक साइंटिस्ट ने किया, और ये जो अध्ययन था 1677 में किया था। एवं जो गोल्डफस नाम के साइंटिस्ट ने 1817 में सभी को प्रोटोजोआ नाम दिया था। हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम्स में कि जो एंटोनी वन लीeuwenhoek थे उन्होंने प्रोटोजोआ का नाम दिया है, ये याद रखना है आपको। और इनका जो सबसे पहले जो अध्ययन है वो एंटोनी वन लीeuwenhoek ने किया था। प्रोटोजोआ शब्द दो ग्रीक शब्दों से मिलकर के बना होता है, जिसमें पहला होता है प्रोटोस एंड दूसरा होता है जोअन, जिसका अर्थ होता है प्रथम जीव, यानी कि पृथ्वी पर जो सबसे पहले प्रथम जीव थे उनको इन्होंने प्रोटोजोआ बोला। इसके जनरल कैरेक्टर्स यानी कि सामान्य लक्षण के बारे में अगर हम बात करें तो माइक्रोस्कोपिक जीव होते हैं, सूक्ष्मदर्शी होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं। इनका जो दैहिक संगठन है जीव द्रव्य स्तर का होता है, जिसको पर प्रोटोप्लाज्मिक ग्रिड कहते हैं। ये स्वतंत्र जीव भी हो सकते हैं, परजीवी हो सकते हैं, सहजीवी हो सकते हैं। इनकी आकृति में विविधता पाई जाती है। इनका जो शरीर है असममित, गोली सममित अथवा द्विपार्श्व सममित होता है। इनका जो कोशिका द्रव्य है बाह्य एक्टोप्लाज्म एवं आंतरिक एंडोप्लाज्म में विभेदित रहता है। इनमें एक या दो या कई केंद्र पाए जा सकते हैं। इनमें जो लोकोमोशन यानी कि जो गमन है उनके लिए इनमें कूटपाद या कसाव या रोमाव, जिनको सीलिया या पश्चिमाव भी कहते हैं, एक विशिष्ट गमनांग उपस्थित होते हैं। इनमें बाह्य कंकाल के रूप में पेलिकल कवच, चोल आदि पाए जाते हैं। एवं कुछ जंतु नग्न होते हैं, इनमें कोई भी कवच या कोई भी चोल नहीं पाया जाता। इनमें पुनर्भवन
यानी कि रीजनरेशन की क्षमता अधिक पाई जाती है। प्रोटोजोआ की अब तक लगभग 15,000 से भी अधिक जातियां ज्ञात हैं, जो कि मुख्यतः जलीय, चाहे वो समुद्री हो या अलावडीय होती हैं, किंतु अन्य गीली मिट्टी अथवा अन्य सजीवों पर परजीवी होते हैं। इनका भोजन प्राणी संभोजी, होलोजोइक, पादप संभोजी, होलोफाइटिक, परजीवी, पैरासाइटिक, मृतोपजीवी, सैप्रोफाइटिक हो सकता है। यानी कि ये होलोजोइक भी हो सकते हैं, होलोफाइटिक भी हो सकते हैं, पैरासाइटिक भी हो सकते हैं, सैप्रोफाइटिक भी हो सकते हैं। इनमें पाचन अंतराकोशिकीय इंट्रासेल्युलर होता है। इनमें उपस्थित संकोचनशील धमनियां कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स जल प्रसारण नियमन यानी कि ऑस्मो रेगुलेशन करती हैं। इनमें श्वसन शरीर की सतह से विसरण द्वारा होता है। इनमें उत्सर्जन पदार्थ सामान्यतः शरीर से विसरण द्वारा होता है। इनका मुख्य उत्सर्जी पदार्थ अमोनिया होता है। इस कारण इन जीवों को अमोनोटेलिक भी जीव कहते हैं। इनमें जनन है द्विविभाजन, पुटिभवन, बहुविभाजन या बीजाणु निर्माण द्वारा होता है, तथा जो लैंगिक जनन है वो कंजुगेशन द्वारा होता है। ये तो हो गए इसकी जनरल कैरेक्टर्स। पर बात करते हैं इसके क्लासिफिकेशन के बारे में कि प्रोटोजोआ का क्लासिफिकेशन किस तरह से किया गया। जो संघ प्रोटोजोआ के सदस्यों का वर्गीकरण मुख्यतः गमनांगों की उपस्थिति तथा इनकी विविधताओं पर आधारित है, परंतु इनके साथ साथ इनमें उपस्थित केंद्रकों की संख्या एवं प्रजनन विधि भी महत्वपूर्ण है। तो मेनली इनमें जो लोकोमोशन है वो किन किन गमनांगों से होता है, उसके बेसिस पर उनको क्लासिफाई किया गया। संघ प्रोटोजोआ को मेनली 2 सबफाइलम में डिवाइड किया गया है। इसमें से पहला है प्लाज्मोड्रोमा एंड सेकंड है सीलियोफोरा। तो जो फर्स्ट है सबफाइलम प्लाज्मोड्रोमा, इसमें जो गमनांग है लोकोमोटरी ऑर्गन्स जो हैं कसाव या कूटपाद होते हैं या फिर नहीं होते हैं। यानी कि या तो इनमें सीलिया होंगे लोकोमोशन के लिए, या फिर इसमें सूडोपोडिया होंगे, या फिर दोनों में से कोई नहीं होंगे। इस अंग को 4 क्लासों में डिवाइड किया गया है, जिसमें से पहली है मैस्टिगोफोरा, सेकंड है सार्कोडीना या जिसको राइजोफोरा भी बोलते हैं, थर्ड है ओपेलाइनेटा एंड फोर्थ है स्पोरोजोआ। तो अपन 1 बाय 1 इनको पढ़ते हैं। सबसे पहले है मैस्टिगोफोरा। इसमें गमनांग संख्या में 1 से 8 तक धागे समान कसाब पाए जाते हैं। यानी कि जो मैस्टिगोफोरा है इनमें क्या पाए जाएंगे, कसाब पाए जाएंगे, यानी कि जो फ्लैजिला पाए जाएंगे। थे पर पारदर्शी महीन किंतु दृढ़ तंतुत्वक या पेलिकल नामक आवरण होता है। इस समूह के सदस्यों में पादपों के समान रंगीन क्रोमेटोप्लास्ट उपस्थित होता है। क्रोमेटोप्लास्ट प्रेजेंट होता है इनमें, याद रखना है आप। क्रोमेटोप्लास्ट की उपस्थिति एवं अनुपस्थिति के आधार पर ही इस वर्ग को 2 वर्गों में बांटा गया है। यानी कि इनके एनिमल में कौन से एनिमल में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होगा और कौन कौन से एनिमल में क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होगा, उस बेसिस पर इसको 2 सब क्लासेस में डिवाइड कर दिया गया है। इसमें से पहला है फाइटोमेस्टिगिना और दूसरा है जूमेस्टिगिना, यानी कि एक में प्रेजेंट होगा एक में एब्सेंट होगा। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन, सबसे पहले पढ़ते हैं फाइटोमेस्टिगिना। इस उपवर्ग के सदस्य में जीव द्रव्य में क्रोमेटोप्लास्ट उपस्थित होता है, यानी कि इनमें क्रोमेटोप्लास्ट जो है पाया जाता है। इनका जो संग्रहित खाद्य पदार्थ है वो पादप की तरह स्टार्च होता है और इनमें गमन के लिए 1 या 2 कसाविकाएं उपस्थित होती हैं। इस सब क्लास के जो एग्जाम्पल हैं यूग्लिना है, बॉलवॉक्स है, सेरेसियम है, नॉक्टिल्यूका है आदि इस वर्ग के उदाहरण। सेकंड है जूमेस्टिगिना। इस वर्ग के जंतुओं के जीव द्रव्य में क्रोमेटोप्लास्ट एब्सेंट होता है और ये प्राय परपोषित हेटेरोट्रॉपिक होते हैं, दूसरों पर डिपेंड होता है। इनका संग्रहित खाद्य अन्य जंतुओं की तरह ग्लाइकोजन होता है और इनमें गमन के लिए 1 या 2 कसाविकाएं उपस्थित होती हैं। यानी कि कसाविकाएं फाइटोमेस्टिगिना में प्रेजेंट थी और जूमेस्टिगिना में प्रेजेंट। इसके एग्जाम्पल हैं ट्राइपनोसोमा, ट्राइकोमोनास, जियार्डिया, ETC यानी कि आदि, ये इसके एग्जाम्पल हैं। सेकंड क्लास की बात करते हैं। इनमें गमन अस्थायी जीव द्रव्य द्वारा रचित कूटपाद होते हैं, यानी कि उनमें क्या थे, कसाब प्रेजेंट थे फर्स्ट क्लास में। सेकंड में क्या है, सार्कोडीना में कूटपाद, जिनको अपन सूडोपोडिया बोलते हैं। कूटपादों के निरंतर बनते एवं विलुप्त होने की वजह से इन जंतुओं का आकार अनियमित एवं अनिश्चित होता है और इनके
असममित अथवा गोली सममित हो सकते हैं। ये होलोजोइक या सैप्रोफाइटिक होते हैं और इनमें एसेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन है द्विविखंडन द्वारा होता है। अमीबा, एंटोमीबा, एल्फिडियम आदि इसके उदाहरण हैं। फिर है ओपेलाइनेटा। तो इस वर्ग के जो जंतु हैं आंत्र परजीवी होते हैं, विशेषकर मेढक में। आंत्र में रहने वाले जीव होते हैं जो कि ज्यादातर मेढक में प्रेजेंट होते हैं। इनमें गमन कशाभिकाओं द्वारा होता है। इनमें कई केंद्रक होते हैं जो एक समान होते हैं। इनमें प्राय जनन विखंडन अथवा असमान युग्मकों के संलयन द्वारा होता है। ओपेलाइना इसका उदाहरण है, इसका स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट क्लास की बात करें स्पोरोजोआ। तो इस वर्ग के सदस्य अन्य जीवों पर परजीवी होते हैं, ये भी पैरासाइटिक होते हैं। इनमें विशिष्ट गमनांगों का अभाव होता है। याद रखना कि स्पोरोजोआ संघ के जो प्राणी स्पोरोजोआ वर्ग के जो प्राणी हैं उनमें लोकोमोटरी ऑर्गन्स एब्सेंट होते हैं, कोई भी लोकोमोटरी ऑर्गन्स नहीं पाए जाते। इनका जीवन चक्र जटिल होता है और उसमें बीजाणु जनन के अंतर्गत बीजाणु या स्पोर अवश्य बनते हैं। प्लाज्मोडियम जो कि मलेरिया परजीवी है, इसका उदाहरण है। इसके अलावा मोनोसिस्टिस भी इस वर्ग के अंतर्गत आता है। सफाइलम सीलियोफोरा की अपन बात करें तो संघ के सदस्यों में गमनांग, रोमाव, पश्चिमाव या सीलिया, ये तीनों वर्ग एक ही हैं जिनको सीलिया बोलते हैं। इनको कभी कभी रोमाव बोल देते हैं, पश्चिमाव बोल देते हैं या फिर सीलिया बोल देते हैं। तो सीलिया संख्या में अनेक तथा परिमाण में छोटे एवं शरीर को ढके रहते हैं। इस उपवर्ग को दो उपवर्गों में बांटा गया है, जिसमें से पहला है सीलिएटा और दूसरा है सक्टोरिया। सीलिएटा वर्ग के जो प्राणी हैं उनमें गमनांग सीलिया आजीवन उपस्थित होते हैं, लाइफ टाइम तक सीलिया प्रेजेंट होते हैं इनमें। और इनके जो सीलिया हैं उनके बीच में पेलिकल पर ट्राइकोसिस्ट पाई जाती है। इनमें पोषण हेतु एक कोशिका मुख उपस्थित होता है। इनमें केंद्रकों की संख्या 2 होती है, जिसमें से एक बड़ा होता है और एक छोटा होता है। इनमें प्रजनन संयुग्मन विधि द्वारा होता है। इस वर्ग के प्राणियों की लंबाई सामान्यतः 170 से 260 माइक्रोन तक होती है। पैरामीशियम, बैलेंटेडियम, निक्टोथीरस, वर्टिसेला आदि इस वर्ग के उदाहरण हैं। सेकंड है, इस वर्ग के सदस्य प्राय स्थानबद्ध यानी सेशल होते हैं, एक ही जगह पर रहते हैं। सदस्यों में केवल शिशु अवस्था में सीलिया उपस्थित होते हैं। देह पर किसी आधार वस्तु से एक दंत द्वारा जुड़ी होती है। स्वतंत्र छोर पर पोषण हेतु स्पर्शक टेंटाकल्स उपस्थित होते हैं। एफिलोटा इसका उदाहरण है। ये हो गया प्रोटोजोआ का आउटलाइन क्लासिफिकेशन एंड उनके जनरल कैरेक्टर्स के बारे में। थैंक यू। अगर आपको हमारी जो वीडियो है पसंद आई हो, अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमें बताएं कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए, तो कमेंट करें। थैंक यू।